हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो यूज़फुल होंगे सीडीएस के लिए, और ये आज के सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के ही होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट्स एब्डोमेन यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्स-रे एडमिनिस्ट्रेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट्स मील। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर हमें पेशेंट के एब्डोमेन को यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को अगर एग्जामिन करना है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? हमारे माउथ से लेकर हमारे एनस तक जो लंबी सी पाइप प्रेजेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर हमने किसी पेशेंट की एलिमेंट्री कैनाल को एग्जामिन करना है, एक्सरे से एग्जामिन करना है, तो उसको मील के अंदर कौन से मेटल के सॉल्ट्स दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो CDS 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शंस है बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन यानी कि बेरियम सल्फेट। अब देखो होता क्या है कि ये जो बेरियम सल्फेट होता है ना, वो ये जो ईसोफेगस की और ये जो स्टमक है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ना इसको कोट कर लेती है, अंदर की लाइनिंग को ये कोट कर लेती है, और ये साथ के साथ एक्सरे को एब्जॉर्ब भी करती है। तो जब ये एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगी और हम इसको देखेंगे एक्सरे मशीन में, तो हमें यहाँ पे वाइट कलर का कुछ दिखाई देगा। मतलब कि हम उसकी जो थिकनेस कितनी है, मतलब हर एक चीज़ हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं इसी चीज़ से। ठीक है, तो पेशेंट की मील में क्या दिया जाता है? बेरियम सल्फेट दिया जाता है। तो जब भी हम बेरियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं, तो बेरियम सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें बेरियम का कैटाइन प्रेजेंट होता है और सल्फेट का अनायन। कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट, यानी कि बेरियम सल्फेट के अंदर जो बेरियम है वो पॉजिटिव पार्ट होगा और जो सल्फेट है वो नेगेटिव पार्ट की तरह काम कर रहा होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड वाइट होता है। पानी और अल्कोहल में ये अच्छे से नहीं घुलता है, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड में अच्छे से घुल जाता है। इसकी कोई भी खुशबू बदबू कुछ नहीं होता है। ये टॉक्सिक भी नहीं होता है, ठीक है, तभी तो इसको मील में दिया जाता है। सो ये टॉक्सिक नहीं होता है और मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत ही सेफ होता है। ये जो बेरियम है वो एक्सरे एब्जॉर्बर होता है, जो कि वाइट अपीयर होगा एक्सरे फिल्म में। तो जब इसको जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इंस्टॉल किया जाता है, तो ये जो बेरियम है वो हमारी ईसोफेगस, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल्स है ना, उसको कोट कर देता है। ठीक है, जिससे हमने उसकी वॉल की लाइनिंग, शेप, साइज सब के बारे में हमें पता लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड, organ, semen require a low temperature which is achieved upon the usage of। ये क्वेश्चन है CDS 2022 का। अब देखो, तुमने देखा होगा कि जितने भी बायोलॉजिकल टिश्यूज़ है, जैसे जब हम ब्लड के बारे में बात कर रहे होते हैं या ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, सीमन के बारे में बात करते हैं, तो उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि बाद में हम उसको यूज़ कर सकें। तो कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है इन सब में से? तो याद रखना, हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है? जितने भी बायोलॉजिकल टिश्यूज़ है उसको स्टोर करने का काम करता है। तो ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये मोस्ट कॉमनली यूज क्रायो प्रिजर्वेटिव है। क्रायो प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे जिसको स्टोर करवाया जा सके। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको स्लो करने का काम करता है, और टिश्यू की जो इंटेग्रिटी होती है उसको भी मेंटेन करता है, उसको भी प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ। तो देखो, जब भी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन किया जाता है तो एक
रिएक्शन की जाती है। बेसिकली वहाँ पे जो आयरन का ऑक्साइड है उसको एक चीज़ के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो उसको रिएक्ट करवाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ। ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर ये जो आयरन का ऑक्साइड है उसको रिएक्ट करवाया जाता है एल्यूमिनियम के साथ और एक मोल्टन आयरन बनता है और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे बहुत सारी हीट भी रिलीज़ होते हैं। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था वो कम रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है। तो ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का बाहर निकलना, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक यानी कि हीट, तो हीट का बाहर निकलना। तो अगर तुम इस रिएक्शन में भी देखोगे तो प्रोडक्ट वाली साइड क्या लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है। तो ये जो मिक्सचर होता है आयरन के ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम के पाउडर का, उसको इग्नाइट किया जाता है, जिससे क्या बनता है, देखो मोल्टन आयरन बन रहा है और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है। ये जो मोल्टन आयरन होता है ना, जो भी रेलवे ट्रैक के बीच में गैप्स होते हैं वो उसको फिल करने का काम करता है और एक स्ट्रॉन्ग वेल्ड क्रिएट करता है ठंडा होने के बाद। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का मेन रीज़न क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं ना एसिड रेन के बारे में, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो रेन है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो देखो होता क्या है कि हमारे ना एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं। मेन जो हम यहाँ पे पॉल्यूटेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, और साथ में सल्फर के ऑक्साइड्स। ठीक है, किस किस के बारे में, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और साथ में सल्फर के ऑक्साइड्स। तो ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना, जब बारिश आती है तो ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो बारिश के पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो बना देता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स है जब ये पानी के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बना देते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो होते तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ही है हमारे रेन में, लेकिन स्टिल इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर का। इवन अगर हम ताजमहल के बारे में बात करें तो ताजमहल जो है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, मार्बल का बना है ना। तो मार्बल क्या होता है, किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इन्हीं एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ताजमहल की जो अपीयरेंस जो पहले बिल्कुल ही वाइट होती थी वो अब किस में चेंज हो चुका है, येलो में चेंज हो गया। किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है एसिड रेन का। फर्स्ट ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन के साथ और वही मेन रीज़न होता है एसिड रेन का। मिनरल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल सॉल्यूशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सबको ही पता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिनरल एसिड। तो देखो जब भी हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो एसिड्स कौन से होते हैं, जो H पॉजिटिव को बाहर निकालते हैं उनको हम एसिड बोल देते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हम कर सकते हैं। जो हम पहली क्लासिफिकेशन, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सोर्स के हिसाब से हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो हम यहाँ पे बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक हम यहाँ पे बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर इन्हीं को हम बोल देते हैं मिनरल एसिड। जब भी हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका जो सोर्स होता है वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जब हम इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सोर्स है वो बेसिकली नॉर्मल इन्वायरमेंट से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं जिनको तुम खा भी सकते हो। इवन जैसे कि अगर मैं सिट्रिक एसिड के बारे में बात करूँ, एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बात करूँ, लैक्टिक एसिड के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। जब हम इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आता है HCl, H2SO4,
HNO3 या फिर H3PO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये हो गया अपने पास फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड के अंदर आते हैं। तो कौन सा मिनरल एसिड पाया जाता है ह्यूमन के स्टमक में? HCl पाया जाता है। इस HCl का मेन काम क्या होता है? ये जो HCl है, जो भी खाने के साथ जर्म्स आ रही हैं उसको मारने का काम कर रहा है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में जो जर्म्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? जर्म्स को मारना। दूसरी चीज़ क्या है? खाने की डाइजेशन करना। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो खाने को तोड़ने में हेल्प कौन करता है? HCl कर रहा होता है। इसके अलावा तुमने कभी सोचा है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन है, और प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो पेट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। लेकिन देखा जाए हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी तो प्रोटीन की बनी है, हमारा जो पेट है वो भी तो प्रोटीन का बना है। तो ये जो पेट है वो अपने आप खुद ही डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। ये जो पेप्सिनोजन होता है ना, ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, यानी कि अभी ये प्रोटीन को तोड़ना शुरू नहीं करेगा। जब तुम खाना खाओगे HCl रिलीज़ होगा और तब जाके ये जो HCl है वो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज कर देगा। ये जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, और यही जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो HCl एक और चीज़ क्या कर रहा है? वो एक्टिवेशन कर रहा है पेप्सिनोजन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो, जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, क्या बोला हमने? गिवन मास बाय मोलर मास। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो मास वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब होता है? मास का मतलब होता है मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अब मेरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, जितना भी चीज़ें प्रेजेंट है ना, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे मास। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करूँ तो मोल्स क्या होते हैं? जैसे देखो, हम ह्यूमंस ना हर एक चीज़ को छोटा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी नंबर है ना, बड़ा सा नंबर, उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बनानास के बारे में बात करूं, तो अगर मुझे बोलना है 12 बनानास, ठीक है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इतने बनाना दो, उतने बनाना दो। हम वहाँ पे एक यूनिट बना देंगे, हम बोल देंगे 1 डज़न। तो ये जो डज़न है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बड़े नंबर को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे छोटा कर दिया। जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना, तो केमिस्ट्री के अंदर तो मिलियंस ऑफ हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो सोचो, अगर मैं इतने बड़े बड़े नंबर से कैलकुलेशन करना शुरू करूँ तो एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, और इसके साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए क्या किया गया कि बहुत बड़े नंबर को हम छोटा कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 मोल के बारे में बात करूँ ना, तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.22 इंटू 10⁻23। यहाँ पे चाहे एटम्स बोल लो, चाहे मॉलिक्यूल्स बोल लो, चाहे यहाँ पे तुम आयन्स बोल लो। ठीक है, तो देखो इतने बड़े नंबर को हमने क्या मान लिया? 1 मोल मान लिया। तो अगर जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखो क्वेश्चन में गिवन मास हमें क्या दे रखा है? 104 ग्राम दे रखा है, राइट। तो हमने ऊपर क्या लिख दिया? 104। मोलर मास कितना? जब हम हीलियम के बारे में बात करते हैं तो हीलियम का मास होता है 4। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि 26। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। While burning hydrocarbon fuel, if we see a yellow flame with lots of black smoke, it means the fuel is। अब देखो, जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल को बर्न करते हैं
और उसके अंदर हमें जो फ्लेम्स हमें नज़र आ रही हैं वो येलो कलर की नज़र आ रही है और उसमें से बहुत सारा काला धुआं भी नज़र आ रहा है, तो उस फ्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले तो ना थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि इन कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन वर्ड तो हमें दिख ही रहा है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, उनको हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। एक तो हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो हमने दो क्या बोले, एक तो हमने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हमने क्या बोला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्डिंग दिखाई देती है, ठीक है, वो हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब भी हम डबल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो वो दोनों किसके अंदर आएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आएंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्डिंग एग्जिस्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे हीट दूँ ये बहुत ही एफिशिएंटली बर्न कर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से कोई भी धुआं नहीं निकलेगा। तो जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कोई भी धुआं ब्लैक स्मोक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है, यानी कि अच्छे से कंबशन नहीं हो पाती है, अच्छे से बर्निंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। ये जो येलो फ्लेम होती है ना, ये भी एक इंडिकेटर होती है ब्लैक स्मोक की। जैसे तुमने देखा होगा कि जब हम अपने घरों पे गैस के बारे में बात करते हैं, तो वो जो गैस होती है जहाँ पे हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो जो फ्लेम निकालती है वो ब्लू कलर की फ्लेम निकालती है। ब्लू कलर की फ्लेम यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। अगर येलो फ्लेम निकलना शुरू होती है तो बर्तन कैसे होना शुरू हो जाते हैं, नीचे से काले काले होना शुरू हो जाते हैं ना। तो यानी कि येलो फ्लेम किसका इंडिकेटर होती है, ब्लैक स्मोक का ही इंडिकेटर होती है। और अगर फ्यूल जो है उसमें से येलो फ्लेम और बहुत सारा धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस फ्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, अगर मैं लेमन लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है, जिसकी वजह से येलो फ्लेम और सूट यानी कि ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होता है। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये बहुत ही क्लीनली बर्न करता है ब्लू फ्लेम के साथ और बहुत कम स्मोक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन इज। सैचुरेटेड का मतलब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड्स के बारे में। अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और किस में हमें देखना है, ये साइक्लोहेक्सेन। तो अब देखो इसको ना तोड़ के देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वर्ड तभी लगता है जब हम रिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्लोज्ड कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। हेक्स का मतलब होता है 6। एन वर्ड हम यूज़ करते हैं जब भी हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इन हम यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड के बारे में, और आइन हम यूज़ करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो साइक्लोहेक्सेन यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, जबकि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, मतलब सबके साथ हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे क्या देखने हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो अब देखो गिनना शुरू करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18। तो यहाँ पे 18 सिंगल बॉन्ड्स है। क्या हमें यहाँ पे कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा। तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड कितने हो गए? 0। तो 18 और 0 यहाँ पे कौन से ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर है। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखो ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि देखो जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं ना, मेटल को जब तुम पानी के अंदर डिज़ोल्व कराओगे तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और अगर वो पानी में बहुत टाइम के लिए रहेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। लेकिन हम अभी उसी रिएक्शन के बारे में बात नहीं करें। नॉर्मल सी चीज़ है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्साइड बोल दो। यहाँ पे अभी मैं ऑक्साइड के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी हम मेटल के ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो ये सारे के सारे कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। जैसे कि अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूँ पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप 2 के बारे में बात करूँ, नाम में भी आ रहा है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेसिकली ये क्या शो कर रहे हैं? इनका बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। अगर मैं वहीं पे बोल दूँ नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो जैसे मान लो ये जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह भी पी रही है, इसके अंदर एक गैस होती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। तो ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। तो हमने यही पूछा था कि जब नॉन मेटल डिजॉल्व होंगे पानी में तो क्या बन जाएंगे? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आंसर ठीक होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एस। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को ग्लूकोज की कंप्लीट कंबशन, यानी कि कंप्लीट उसकी अगर बर्निंग करनी है, कंबशन का बेसिकली मतलब बर्निंग है, और बर्निंग का प्रोसेस किस गैस की प्रेजेंस में होता है? वो होता है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। यानी कि अगर तुम ग्लूकोज की रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं उस केस के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? ऑक्सीजन के साथ। कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनता है? पानी बनता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने लगा दी है 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो कितने ऑक्सीजन हमें चाहिए? 6 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, यानी कि 6। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।